आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वतन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं जैनब जान। पूरी दुनिया में मशहूर जम्मू कश्मीर के सेब दिन ब दिन मौसमी मार के शिकार बन रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता कई बरसों से मौसम के उलट फेरने से बाग मालकीन को कहीं न कहीं मुश्किलात में डाला है और इस बरस फसलों की मकदार बहुत कम हुई, जिसकी वजह से बाग मालकीन परेशानियों में मुब्तला हुए। वहीं अगर महकमा हॉर्टिकल्चर की बात करें तो मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए नए इकसाम के दरख्त लगाए जा रहे हैं, जिससे बाग मालकीन को सहूलियात फराहम होगी। मजीद हम माहिरीन से बात करेंगे और देखेंगे उनका क्या कुछ कहना है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपने दो सवाल पोज किए एक साथ। एक तो आपने बताया मौसमी हालात, क्लाइमेट चेंज। दूसरा आपने बताया कि ट्रेडिशनल एप्पल जो है उसका जो डिक्लाइन है। दो सवाल है। क्लाइमेट चेंज का ओवरऑल इफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन पे है, वेदर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, तो इस पर कई सालों से काफी बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी बात रही ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की या ट्रेडिशनल वेराइटीज की। आपको पता है कि मार्केट कंपटीशन आजकल वो दौर नहीं रहा है। आजकल पहले तो स्टेट में मार्केट था, फिर नेशनल लेवल का मार्केट था, आजकल तो इंटरनेशनल रेस है मार्केटिंग में। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग जब आप बात करेंगे तो उसी लेवल का कंपटीशन होता है, क्वालिटी कंपटीशन। तो हमारे यहाँ फार्मर्स को अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। एक चीज यह है कि हमें नेचर के साथ लड़ना है, ठीक है, जिसको आप क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं या मौसमी तब्दीली। और पहले हम सुनते थे, पढ़ते थे क्लाइमेट चेंज, ये क्या कहते हैं उसको, ग्लोबल वार्मिंग, ये हम पहले किताबों में पढ़ते थे, लेकिन प्रैक्टिकली हम कई सालों से ये फेस कर रहे हैं और लोगों को, कॉमन पब्लिक को ये चीजें समझ नहीं आ रही है। हालांकि गवर्नमेंट या इंटरनेशनल लेवल पे यूएन चार्टर्ड भी इस पे काफी फोकस किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जे.एंड.के में, पर्टिकुलरली कश्मीर या बडगाम की बात करूंगा, यहाँ पे ये कंसर्न नहीं है लोगों के। हालांकि ये प्राइम कंसर्न है, फूड सिक्योरिटी। मेरा ये मानना है कि आप कह रहे हैं ट्रेडिशनल वेराइटीज की बात, मेरा ये मानना है कि आफ्टर 2030 और 35 फूड क्राइसिस हो जाएंगे। ग्लोबल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, हमारे यहाँ पे भी हो सकता है फूड क्राइसिस होंगे। उसके लिए हम आने वाले वक्त या आने वाली जनरेशन के लिए नहीं सोच रहे हैं। हम पर्टिकुलर सोच रहे हैं कि इस सीजन में मुझे कितना पैसा आया, दवाई पे कितना खर्च हुआ, बात खत्म। हम आने वाली पीढ़ियों के बारे में, नस्लों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये बड़ा कंसर्न है मेरे ख्याल से। आप कहें तो जितने भी हमारी कंसर्न्स है, वेदर ग्लोबल लेवल पे आप कहें टेररिज्म, बाकी चीजें, वो कुछ नहीं है। असल मसला जो फूड सिक्योरिटी का है, जब आप सिक्योर हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपकी जनरेशन सिक्योर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, सारे लोग कह रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे प्रायोरिटी कुछ और चीजों की, अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भी इन चीजों का अगर कोई बात भी करता है तो उसको कोई पसंद नहीं करते, सुनना नहीं चाह रहा है। यहाँ पे यही मतलब हंसी मजाक, बाकी चीजें जो चल रही है यहाँ पे, इन चीजों पे ज्यादा फोकस लगा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली जो यंगर जनरेशन है उनको भी कोई समझाने वाला नहीं है और वो भी समझने के लिए तैयार नहीं है कि आप देखें बिहार के लोग यहाँ पे कितने पैसे लेके जा रहे हैं ड्रेन करके। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि करोड़ों में पैसा, गवर्नमेंट जॉब, सैलरी कितनी। बाहर वालों का कॉन्सेप्ट ये है कि पैसे जोड़ना, 5,000, 2,000, 10 रुपए, 5 रुपए भी अगर बाहर वाले बंदे को मिलेंगे वो जोड़ रहे हैं पैसे। और हमारे यूथ्स को माइंडसेट चेंज करना चाहिए। अब हम टॉपिक पे बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की। ट्रेडिशनल फार्मिंग का स्कोप काफी नैरो हो रहा है, फार्मर्स को अडॉप्ट करनी चाहिए साइंटिफिक फार्मिंग। आजकल हाईली टेक्नोक्रेट्स हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, हॉर्टिकल्चर में, यूनिवर्सिटीज में। गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है कि फार्मर की तरफ गवर्नमेंट दौड़ रही है और फार्मर को अनफॉर्चुनेटली ये है कि गवर्नमेंट भी क्या करेगी। HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मेरे ख्याल से 1947 से आज तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, नॉट इवन इन जे.एंड.के, इवन इंडिया। और यहाँ से रेप्लिका ले गए बाकी स्टेट्स, लेकिन वो पैसा यहाँ पे लोग ज्यादा सब्सिडी पे फोकस करें, सब्सिडी हम कैसे मिले। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि हम क्या करें। एक तो अपने लिए, दूसरे अपने इर्द गिर्द के लिए, माहौल के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारा पैसा लगा रहा है गवर्नमेंट। लेकिन माइंडसेट भी होना चाहिए ना। अगर बैरन लैंड में आप सीड भेजेंगे, सीड को सो करेंगे, वो नहीं ग्रो होगा। अगर पथरीली जमीन में सीड लगाएंगे ना, वो नहीं ग्रो होगा। और भी जमीन भी फर्टाइल होनी चाहिए ताकि वो जो सीड लगाएंगे उसको भी एक नरिशमेंट मिलना चाहिए। हमारा ये है कि एक तो क्लाइमेट चेंज के साथ हमने फाइट करनी है, उसके लिए गवर्नमेंट, आप देखें सब्सिडी कंपोनेंट 95% भी है,
एक कंपोनेंट 15 लाख की सब्सिडी है, 20 लाख की सब्सिडी है, 1 लाख भी सब्सिडी है, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करे? अब उसके लिए जो क्लाइमेट चेंज के लिए साइंटिफिक फार्मिंग जैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आ गई है, ग्रीन हाउसेस दे रहे हैं, उसमें 20 लाख, 17 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 2 लाख रुपए सब्सिडी है। उसके अलावा जो वेराइटीज है, फ्रूट वेराइटीज, जैसे आपने ट्रेडिशनल इसकी बात की है, वो स्कोप नैरो हो चुका है। हमने आगे अगर लेके जाना है इस कौम को, इस एग्रीकल्चर सेक्टर को, इस कश्मीर को, हमें इंटरनेशनल मार्केट के साथ कम्पीट करना चाहिए। हमें इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए, हम कश्मीरी है, हम नहीं कर सकते हैं, ये रिडिकुलस है, ये इन चीजों का कोई स्कोप ही नहीं रहा है। मैदान में आना है, लड़ना है, मार्केटिंग के लिए फाइट करनी है, साइंटिफिक फार्मिंग के लिए आपको अडॉप्ट करना है। आपके पास टेक्नोक्रेट्स, आपके पास डिपार्टमेंट है, आपके साथ पूरा सिस्टम है, लेकिन पूरा सिस्टम तभी होगा ना जब आप करने के लिए तैयार हैं। जब आप करने के लिए तैयार ही नहीं है तो सिस्टम क्या करेगा? इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि एक तो साइंटिफिक लेवल पे गवर्नमेंट लड़ रही है, टेक्नोक्रेट साइंटिस्ट लड़ रहे हैं, लेकिन अब साइंटिस्ट थोड़ी ना मार्केट जाएगा, फार्मर को समझाएगा। फार्मर को भी, यूथ्स को भी आगे आना चाहिए। फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर है, जैसे आपने कोविड में देखा है, सारे इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गए, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर वाइड सेक्टर है जिसने इंडिया को या पूरे कौम को या पूरे जो नेशन उसको मतलब स्टैंड रखा है। अगर एग्रीकल्चर कोलैप्स हो जाता, बाकी अगर सारी इंडस्ट्री स्टैंड रहती तो उसका कोई फायदा नहीं। मेरी गुजारिश है कि एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइम सेक्टर है। अगर कोई कौम हम तरक्की याफ्ता कहेंगे जब वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे है, एडवांस्ड है, प्रोग्रेसिव है, तब हम उसको तरक्की याफ्ता कह सकते हैं। अदरवाइज हम उसको प्रोग्रेसिव या तरक्की याफ्ता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपको आटे के थैले के लिए फिर भीख मांगनी पड़ेगी। ऊपर से आप जैकेट कोट पैंट पहन के कहेंगे कि हमने जी तरक्की की है। भाई कौन सी तरक्की की है? अभी आप अपने आप को फीड नहीं कर पा रहे, तो अपने आप को ये क्लेम करें कि मैं प्रोग्रेसिव हूं, मैं डेवलप्ड हूं, मैंने तरक्की की है। हम उस लिहाज से हम कश्मीरी जो है ना, अभी हमने जीरो भी हमारा मीटर नहीं है, क्योंकि अभी हम डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट रहना ही एक फ्रीडम है, एक आजादी है। जैसे जिस कौम में, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्होंने पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन किया है, बाकी चीजें उन्होंने बाद में की है, क्योंकि ये प्राइमरी है। हम क्या कर रहे हैं? हम इन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, बाकी चीजें ढूंढ रहे हैं। मेरा यह है कि इस पे एनालाइज करना चाहिए। अगर किसी को कोई रास्ता नजर नहीं, मैं भी 2-4 बागात मालिक के, मतलब 2-4 ये आगे जिन्होंने बाग लगाए थे 10 साल 5 साल पहले, परसों भी आए थे, कल भी मैंने एक ऑर्चर्ड में विजिट किया, लेकिन हाईली अनस्किल्ड और अनप्रोफेशनल फार्मिंग उन्होंने की है। मेरा एक दोस्त है, उसने 3 कनाल जमीन लगाए, 3 कनाल लैंड पे अनंतनाग में। उसने 9 लाख रुपए एंड कैश किया, 9 लाख रुपए उसको कैश मिला, और उसका फ्रूट इतना अच्छा था कि उसने दिल्ली भेजा डायरेक्ट, नो मिडल में। बाय प्रोफेशन वो टीचर है। मेरे साथ वो आज से 2-3 साल पहले जब मैं वीडियो देता था कोई बाइट वगैरह, वो कांटेक्ट करता था मुझे, फिर वो मुझसे पूछता था कि क्या करे क्या नहीं करे। आजकल वो फार्मर है, उसकी जो बाहर की कंपनीज है, हॉलैंड की, या जो ये रूट स्टॉक मंगवाते हैं बाहर से, वो उनके पास आते हैं विजिट के लिए। उसने ऐसा बाग बनाया, इधर वो अनंतनाग में एक जगह है पंसपुरा, वहां पे उसने वो बाग लगाया। बाय प्रोफेशन वो टीचर हैं, लेकिन उसको सीखने की एक वो जस्तजू थी, उसमें एक आरज़ू थी। वो मुझे वहां से फोन कर रहा था, फिर हमारी दोस्ती भी हो गई। 3 कनाल जमीन है खाली, उसने 9 लाख रुपए उसको मिले अभी कैश, पिछले 2-3 महीनों से। आज भी वो मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग या मुख्तलिफ चीजें कर रहा है। आज उसने फिर उसमें एक और क्रॉप लगाया, लहसुन लगाया, उसको डबल ये इनकम मिलेगी थोड़ा सा। और मेरा ये है कि फार्मिंग पे फोकस करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज है, आगे फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, ये वक्त नहीं रहेगा, चेंजेस हो जाएंगे, हमें अलर्ट रहना चाहिए। देखें, दोनों का सर्वाइव करना लाजमी है, लेकिन एक चीज है कि जैसे मैंने बताया पहले कि मार्केटिंग कंपटीशन जो है ना, इम्प्रूव्ड वैरायटीज है, वो मैं हाई डेंसिटी की आपको मुखालफत नहीं करनी चाहिए। शायद लग रहा है कि इससे कोई नुकसान होगा, ये एक इंटरवेंशन है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो एक ट्रेडिशनल बाग से अगर आपको 1 लाख रुपए सपोज इनकम मिल रही है, आपको 3 लाख रुपए मिले, आपकी इनकम में इजाफा हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ये एक पॉजिटिव इंटरवेंशन है, मैं कहूंगा। इससे ट्रेडिशनल जो हमारा एप्पल है उसको रिजेन्युएट करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि जो आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज में हाई डेंसिटी ज्यादा एक्सेल करेगा, क्योंकि उसमें जो कंट्रोल्ड सिस्टम है, ऑलमोस्ट सेमी कंट्रोल्ड सिस्टम, जैसे इरिगेशन का सिस्टम है, उसमें ड्रिप इरिगेशन है,
ट्रेडिशनल बाग में आप ड्रिप इरिगेशन नहीं कर सकते हैं, तो आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। आप जब बारिश नहीं हुई या पानी नहीं है या रेनफेड एरिया है, बारिश नहीं हो तो आपका नुकसान होगा। इससे यह है कि ये आपका इंश्योर्ड क्रॉप है। अगर हम देखेंगे जो ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम है, इसकी जो टोपोग्राफी है या जो यहाँ का क्लाइमेट है वो फिजिबल है। ऑलमोस्ट जो भी हमारे टेम्परेट फ्रूट्स है सब टेम्परेट फ्रूट्स के लिए फिजिबल है। और जो यहाँ का हमें फ्रूट निकलता है वो हम क्वालिटेटिवली देखेंगे तो बढ़िया क्वालिटी होती है उसकी, और क्वांटिटी में भी ठीक ठाक निकलता है हमारा डिस्ट्रिक्ट बडगाम से। हमारा जो यहाँ फ्रूट्स जो हम यहाँ कल्टीवेट करते हैं उनमें हमारा मेन फ्रूट जो है यहाँ भी एप्पल है, ऐसे ही पियर है, ऐसे चेरी, वॉलनट, आलमंड, ऑलमोस्ट जितने भी टेम्परेट फ्रूट्स है वो सब यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं। और जहाँ तक एप्पल की हम बात करेंगे, इनिशियली यहाँ पर हमारा ज्यादा जो फ्रूट निकलता था वो जो हमारा ट्रेडिशनल एप्पल डिलीशियस जो रेड डिलीशियस है, और वो ज्यादा ग्रो होता था। लेकिन रिसेंटली आप जानते हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उसमें जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है वो डबल कैसे हो जाए, इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। उसमें एक इनिशिएटिव ये है कि जो हमारी लेटेस्ट वैरायटीज है एप्पल की, जो हमारी हाई कलर स्ट्रेन वैरायटीज है, इसमें हमारा जो एप्पल उसमें आता है हमारा हैप्के आता है, उसमें हमारा किंग रॉट आता है, इसमें हमारा SS2 स्कारलेट आता है, बहुत सारी वैरायटीज है। और गाला भी एक बहुत बड़ी सीरीज है जिसमें मार्केट में इस साल भी आप देखेंगे बड़ा अच्छा प्राइस उसने फेच किया। और जो फार्मर्स जिन्होंने ये नई वैरायटीज अपने ऑर्चर्ड्स में इंट्रोड्यूस किए, आपने देखा होगा वो बहुत खुश है इस एतबार से। और दूसरे एतबार से अगर हम देखेंगे यहाँ पेयर भी आपको मालूम होगा, ये जो हमारा पेयर चारिस्ट्री बेल्ट से निकलता है, उसकी जो हम लोकल जो कश्मीरी में उनको हम टंग हज बोलते हैं वो भी बड़ा मशहूर है। पर्टिकुलरली जो हमारा बडगाम है यहाँ से निकलते हैं। हमारा वहाँ पेयर नॉक है, अदर वैरायटीज भी है, ठीक, वो भी मार्केट में उसकी भी अच्छी रेट भी आती है और वो भी ग्रो हो रहा हमारे हायर बेल्ट्स में। और वॉलनट तो आप जानते ही हैं, वॉलनट भी हमारा जो यहाँ वीरू साइड का जो इलाका है वहाँ भी बड़ा क्वालिटेटिव हमारा वॉलनट निकलता है। और आलमंड भी हमारा चारिस्ट्री बेल्ट जो नागाम हमारा आता है लोलीपोरा साइड, उसमें भी हमारा ये आलमंड बढ़िया ग्रो होता है। तो जो हमारा पियर पीच उसमें भी हमारा जो बीकेपुरा वाला ये साइड है वहाँ भी जो लोग हैं, आप जानते हैं प्लम का ठीक ठाक वहाँ पर जो हमारा आमतौर पर जो प्लम की वैरायटीज है वो संता रोजा और बाकी जो हमारे ब्लैक अंबर भी अब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत सारे अब बन रहे हैं, उनके भी प्लांटेशन हो रही है। तो इस एतबार से अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारा जो हमारा ये है वो इसमें कवर होता है सर। हाँ, उसमें हमारा जो ये नेचुरल क्लाइमेटीज जो आती है उसमें अगर हम हेल स्टॉर्म की बात करें या जो कंसिस्टेंट रेन्स आते हैं उसकी बात करेंगे, अगर उसमें कुछ ऑर्चर्ड्स हमारे इफेक्ट हो रहे हैं तो गवर्नमेंट देखती है कि हाउ मच इंटेंसिटी इसकी जो है वो कितनी इंटेंसिटी है, वो फ्रूट कितना खराब हो गया है उसमें अगर ज्यादा खराब हो जाता है उसकी जो गाइडलाइंस है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, उसमें फिर SDF नॉर्म्स के तहत अगर वो डिसाइड होता है नेचुरल क्लाइमेटी है और इतनी इंटेंसिटी है इसमें, तो फिर हम जो गवर्नमेंट है उसके लिए वो उसमें कंपनसेट भी करती है ना उन रिलेटेड। लेकिन इमीडिएटली जो हमारा डिपार्टमेंट है, इमीडिएटली जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज है, हम ऑन स्पॉट वहां जाते हैं, उनकी असेस करते हैं और जो इमीडिएट उनको रेमेडीज चाहिए थी, पर्टिकुलरली वहाँ अब ज्यादा खतरा रहता है फंगल इन्फेस्टेशन की, उसके लिए हम उनको स्प्रे बताते हैं। और अगर कुछ उसको प्रूनिंग इमीडिएट प्रूनिंग चाहिए थी वो बता देते हैं। और हम आपकी मुसाजत से भी लोगों को इसमें अवेयर करते हैं और सोशल मीडिया वगैरह जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो यूज करके हम इमीडिएटली अवेयरनेस देते हैं। हम इस जो ये हमारा नुकसान हुआ है इसको हम कैसे है ना कम करेंगे या इसका हम पैदावार कैसे करेंगे।
हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की जानिब से बहुत सारी स्कीम्स अब चल रही है। उसमें रिसेंटली मैंने आपको एक शेयर किया जो हमारी ये हाई डेंसिटी रिलेटेड, वो HADP में। HADP एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारी स्कीम्स आती है। तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे, पहले तो किसी जमींदार को बाग बनाना होता है, उसके वैकेट लैंड है, वही से स्कीम्स शुरू होती है। उसके लिए वो पहले अप्लाई करता है, ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करता है। उसमें हमारी ये स्कीम जो अब मैंने आपको कही, रिवाइज्ड मॉडिफाइड हाई डेंसिटी स्कीम, इसमें हम बेनिफिशियरी को हमारा डिपार्टमेंट 50% असिस्टेंस देता है। उसमें जो वो ट्रेलिस बनाएगा, उसमें जो ड्रिप इरिगेशन में सब्सिडी मिलती है, उसको प्लांट्स में सब्सिडी मिलती है, उसको एवन वो वर्मी कंपोस्ट डालता है, उसमें एंटी हेल नेट ऊपर से, जो जैसे अभी आपने कहा वो नेचुरल कैलामिटीज, जो अगर हेल नेट आए, ये हेल आए, तो उसको हम एंटी हेल नेट देते हैं उसके बचने के लिए। उसके साथ अगर आप उसको वाटर नहीं है जमीन में, वो कोई परेशानी आती है उसको, और जो उसको हम डीप बोरवेल्स देते हैं। ऐसे आप मैनेज करना है ऑर्चर्ड को, उसके लिए टिलिंग करनी होती है, बाकी चीज या स्प्रे करनी होती है। टिलिंग के लिए हम उसको वीडर देते हैं। अगर कोई बड़ा ऑर्चर्ड हो तो उसको ट्रैक्टर भी सब्सिडी भी मिलता है। और ऐसे ही अगर स्प्रे के लिए भी डिफरेंट इक्विपमेंट जो आते हैं, तो जो भी उस ऑर्चर्डिस्ट को इमीडिएट नीड होती है, गवर्नमेंट देखता है कि उसकी इमीडिएट नीड होती है, ऑलमोस्ट ये सारी चीजें कवर होती है, और उसमें 50% मोर देन 50% भी स्कीम आते हैं। और जो हमारी अनएम्प्लॉयड यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए भी हमारी जो डिफरेंट स्कीम्स है, उसमें हम जो नर्सरी ग्रोइंग, अगर वो नर्सरी बनाना चाहे तो उसमें भी सब्सिडी भी मिलती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होती है।